गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास के नेक्स्ट लेक्चर में आज हम एक्सरसाइज 5.2 की 5.2 की जो थ्योरी बची हुई है उसको कंप्लीट करते हैं, साथ में उसके एग्जांपल भी करेंगे। तो हमने कल पढ़ लिया था कि सारणिकों के जो अनुप्रयोग होते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला हमने पढ़ा त्रिभुज और क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। दूसरा हमारे पास 3 बिंदुओं के संरेखीय होने की शर्त हमने निकाली थी। और तीसरा जो हमारे पास अनुप्रयोग था वो था 2 बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर रैखिक समीकरण निकाय का हल। तो हमें यहाँ पर कुछ रैखिक समीकरण दे रखे होंगे 2 या 2 से ज्यादा, तो उसके लिए आपको हल ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो हम यहाँ पर हल 2 विधि से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक आएगा रैखिक समीकरण निकाय का हल, और उसकी पहली विधि आपकी क्रेमर नियम। कौन सा नियम हमारा? क्रेमर नियम। अब जो क्रेमर नियम है उसके अंदर देखिए आपके पास 2 वेरिएबल अर्थात 2 चरों वाले समीकरण हो सकते हैं या 3 चरों वाले रैखिक समीकरण भी आपके पास यहाँ पर आपको दिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहला पॉइंट लेते हैं 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के लिए। तो हमारे पास यहाँ पर चरों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें 2 चर होंगे। तो हम मान लेते हैं हमारे पास a1x + b1y = c1। ये तो पहला समीकरण है। इसी प्रकार a2x + b2y = c। ये समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2। तो आपके पास में यहाँ पर 2 समीकरण दिए हुए हैं x और y, 2 चर हैं केवल। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण के लिए क्रेमर नियम हम किस प्रकार से लगाएंगे? तो देखिए सबसे पहले जो हमारे चर हैं x और y, जो हमारे चर x और y हैं, इनके जो गुणांक होंगे, जो इनके गुणांक होते हैं, इनके सारणी गुणाते हैं। और सारणी क्या होगी आपकी? a1 b1 a2 और b2। जो ये सारणी होगी इसका मान दर्शाएंगे डेल्टा से। किससे दर्शाएंगे? डेल्टा से। जो ये सारणी है किसकी है? जो हमारे चर हैं x और y, इनके गुणांकों की सारणी। तो a1 b1 a2 और b2, इसका मान आप लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए हमारे पास एक होगा इसके अंदर डेल्टा 1 और एक होगा डेल्टा 2। अब डेल्टा 1 का अर्थ है यहाँ पर कि हमारे पास जो सारणी बनाई थी हमने चरों के लिए, चर के जो गुणांक उनकी जो सारणी बनाई है डेल्टा, तो उसमें यहाँ पर डेल्टा 1 है। तो जो पहला कॉलम होगा हमारा फर्स्ट कॉलम, उसको प्रतिस्थापित करेंगे किससे? जो हमारे जो अचर पद हैं c1 और c2, जो c1 और c2 हैं, पहला समीकरण का है। तो पहले समीकरण का जो हमारे पास जो पहला कॉलम है उसमें जो पहला गुणांक होगा उसको प्रतिस्थापित करेंगे c1 से, और a2 को प्रतिस्थापित करेंगे किससे? c2 से। तो हमारे पास यहाँ पर जो सारणी होगी बाकी की ऐसे कैसे रहेगी? यहाँ पर ये b1 और ये b2 प्रतिस्थापित हम किसको कर रहे हैं? पहले स्तंभ को, क्योंकि क्या है हमारा डेल्टा 1। डेल्टा 1 के लिए यहाँ आ जाएगा c1 और c2। ठीक है। इसी प्रकार जो डेल्टा 2 है इसकी वैल्यू आपकी होगी, अब डेल्टा 2 का मतलब हो गया दूसरे स्तंभ को प्रतिस्थापित करना है, और बाकी का जो हमारे पास सारणी का है वो एज इट इज रहेगा। हमारे पास यहाँ पर मिलता है a1 a2, और प्रतिस्थापित किसको करेंगे हम? b1 b2 किससे करेंगे? वही चर हमारे c1 और c2। तो यहाँ पर लिख देते हैं c1 और c2, इसका मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए जो आपको रैखिक समीकरण दिए हुए हैं इसका हल आपको ज्ञात करना है। हल ज्ञात करने का मतलब होता है कि जो चर हैं हमारे उनकी वैल्यू निकालना। तो x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए याद रहेगा आपका x बराबर डेल्टा अपॉन डेल्टा। जो हमारे पास डेल्टा सारणी है इसके मान में डेल्टा में जो सारणी होगी उसका मान लगा देंगे, भाग देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी? जो x होगा x की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार जो डेल y की वैल्यू निकालेंगे
निकालेंगे तो y की वैल्यू होगी आपकी डेल्टा अपॉन डेल्टा। तो x और y की वैल्यू इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं सारणिकों के अनुप्रयोग से। तो कौन सा नियम होगा ये आपका क्रेमर नियम। ठीक है, क्वेश्चन में जब भी दिया जाता है कि क्रेमर नियम से निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को हल कीजिए, तो आप लोगों को कौन सा नियम लगाना है, क्रेमर नियम लगाएंगे। इस प्रकार से डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2 ये सभी निकालने के बाद में x और y की वैल्यू निकालेंगे इन समीकरणों से। ठीक है, आप लोग चाहें तो यहाँ पे डेल्टा 1 ऊपर और डेल्टा नीचे आएगा, और इसी प्रकार यहाँ पर डेल्टा 2 ऊपर और डेल्टा नीचे। जो हमारे डेल्टा सारणी है इसका मान नीचे आएगा और डेल्टा 1 सारणी का मान ऊपर। इसी प्रकार डेल्टा 2 सारणी का मान ऊपर और डेल्टा सारणी का मान नीचे, तो दोनों का अनुपात हम इसको लिख सकते हैं x अपॉन डेल्टा 1 बराबर में y अपॉन डेल्टा 2 बराबर 1 अपॉन डेल्टा। ठीक है, याद करने के लिए आप इस प्रकार से लिख सकते हैं x अपॉन डेल्टा 1 बराबर में y अपॉन डेल्टा 2 बराबर 1 अपॉन डेल्टा। अब यहाँ से आप इसको लेकर के ये बना सकते हैं डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, और y अपॉन डेल्टा 2 और 1 अपॉन डेल्टा को बराबर में लेकर के आप लोग y की वैल्यू निकाल सकते हैं डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। तो आप लोग चाहे तो डायरेक्टली याद करें या फिर इस रूप में भी आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के लिए क्रेमर नियम हो गया। अब हम बात करेंगे तीन चरों के लिए। एक बार इसको नोट कर लीजिए आप। देखिए आपके पास में यहाँ पर क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है कि क्रेमर नियम की सहायता से निम्नलिखित समीकरण युग्मों के लिए बताइए कि जो निकाय है, जब समीकरण निकाय है वो संगत हल देंगे या असंगत हल देते हैं, इनका हल कैसा होगा। तो आप लोग उसके लिए ये 3 पॉइंट याद रखेंगे। यदि डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा का मान 0 के बराबर नहीं है, तो आप लोग यहां पर लिखेंगे तो समीकरण निकाय कैसा होगा, संगत होगा, और इसका हल कैसा होगा, हल अद्वितीय। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम देखें तो दूसरा पॉइंट आपका होगा कि जब यदि डेल्टा इज इक्वल टू 0 तो समीकरण निकाय कैसा होगा आपका, असंगत। ठीक है, अब इसमें जो हल होंगे वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। अगर हमारे पास यहाँ पर डेल्टा 2 है, दो चर हैं, अगर 3 चर होते हैं 3 चर के लिए होता है हमारे पास, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2 इज इक्वल टू 0। तो जो हल होंगे कैसे होंगे, अनंत हल होंगे। इसके अलावा यदि डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में से कोई एक भी क्या होता है, अशून्य होता है। डेल्टा 1 मान लेते हैं डेल्टा 1 0 के बराबर है, लेकिन डेल्टा 2 0 के बराबर नहीं है। दोनों में से कोई भी एक या दोनों ही 0 के बराबर नहीं होते हैं। कब, जब डेल्टा का मान क्या है, 0 है। तो जो समीकरण होगा उसके हल क्या होंगे, यहाँ पर कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। क्लियर है, तीनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए, इसको भी नोट कर लीजिए साथ में। अब हम देखते हैं 3 चरों वाले रैखिक समीकरणों के लिए क्रेमर नियम। तो आपका दूसरा पॉइंट है इसमें 3 चरों वाले रैखिक समीकरण के लिए जो हम क्रेमर नियम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले रैखिक समीकरण लिखते हैं a1x b1y c1z इज इक्वल्स टू d1। दूसरा समीकरण आपका a2x
प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। और तीसरा समीकरण और दिया आपको a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। समीकरण 1, 2 और 3 बिल्कुल जैसे हमने दो चरों के लिए किया था क्रेमर नियम, बिल्कुल उसी प्रकार से किसके लिए है, तीन चरों के लिए। वहां पर जो सारणी बनती है वो 2 इंटू 2 क्रम की बनेगी और यहाँ पर जो सारणी बनेगी वो कितने क्रम की बनती है आपकी, 3 इंटू 3 क्रम की। तीन चरों के लिए 3 समीकरण दिए होंगे, दो चरों के लिए 2 समीकरण। तो हमारे पास सबसे पहले हम जो सारणी डेल्टा है अर्थात जो हमारे चर दिए हुए हैं इनके गुणांकों की सारणी बनाएं तो क्या आएगी, a1 b1 c1। यहाँ पर आएगा आपका a2 b2 और c2। नीचे आपको मिलता है a3 b3 और c3। यह आपका है सारणी डेल्टा। इसके लिए होगा जो चर हैं आपके x, y और z इनके गुणांकों के लिए। अब हम बात करते हैं डेल्टा 1 की, डेल्टा 2 और डेल्टा 3। तो डेल्टा 1 की बात करें तो डेल्टा 1 बिल्कुल उसी प्रकार 1 का मतलब जो पहला कॉलम है उसको प्रतिस्थापित करेंगे किससे, आपके अचर पदों से d1 d2 और d3 से। तो यहाँ पर आ जाएगा d1 d2 और d3। बाकी का जो सारणी है b1 b2 b3 c1 c2 c3 इसको एज लिखेंगे। तो b1 b2 b3 c1 c2 और c3। डेल्टा 2 की बात करें तो डेल्टा 2 आपका जो दूसरा स्तंभ है इसका b1 b2 b3 उसको प्रतिस्थापित करेंगे d1 d2 और d3 से। बाकी के हमारे पास जो कॉलम होंगे एज इट इज a1 a2 और a3। यहाँ पर आ जाएगा आपका d1 d2 d3। तीसरा कॉलम एज इट इज c1 c2 और c3। अब जो डेल्टा 3 है डेल्टा 3 में निकालना है क्योंकि इसमें तीसरा कॉलम भी है। तो डेल्टा 3 आपका होगा तीसरे कॉलम को प्रतिस्थापित कर देंगे किससे, d1 d2 और d3 से। तो यहाँ पर मिलेगा आपको सारणी a1 a2 a3 b1 b2 b3 और d1 d2 d3। ठीक है, 3 इंटू 3 क्रम के हमारे पास सारणी आ गए। अब इनके मान आप लोग निकाल सकते हैं प्रसार करके। हम यहाँ पर बात करेंगे इसके हल की। तो हल के लिए x अपॉन डेल्टा 1 इज इक्वल टू y अपॉन डेल्टा 2 और z अपॉन डेल्टा 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा। यहाँ से x का मान निकालें तो x का मान आएगा आपका डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y का मान निकालेंगे तो डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा और z का मान निकालेंगे तो आपका आएगा डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। तो आप लोग यहाँ से सारणी का उपयोग करके क्रेमर नियम की सहायता से क्या कर सकते हैं, x, y और z जो आपके तीन चर आपको अज्ञात हैं उनको ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो तीनों पॉइंट है बिल्कुल इसी प्रकार होंगे। इसके लिए भी डेल्टा का मान 0 के बराबर नहीं है तो समीकरण निकाय संगत होगा। और हल कैसे होंगे इसके, अद्वितीय है। डेल्टा का मान 0 के बराबर है तो समीकरण निकाय कैसा होगा, असंगत। अब देखिए इसमें डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 है तो इसमें डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 तीनों ही क्या होंगे, नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पर डेल्टा 1 डेल्टा 2 और यहाँ पर एक और जोड़ लीजिए डेल्टा 3। तीनों का ही मान अगर 0 होता है तो हल कैसे होंगे, अनंत हल। और डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 में से कोई भी एक में से कोई एक अशून्य हो तो इसका जो हल होगा क्या होंगे, कोई हल नहीं होगा। क्लियर है, तो आप लोग इसको नोट कीजिए। इसका एग्जांपल देखते हैं।
चलिए एग्जांपल नंबर 10 की बात करेंगे। निम्न समीकरण निकाय कैसे हैं, संगत हैं या असंगत हैं? यदि हल संभव है तो क्रेमर नियम से हल कीजिए। तो क्रेमर नियम से हमें इसको हल करना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो एग्जांपल नंबर 10 है इसका फर्स्ट करेंगे हम। समीकरण निकाय दे रखा है 2x 3y और बराबर में 3। यहाँ पर आपको दिया हुआ 2x 3y बराबर 9। तो आपको ये समीकरण निकाय दे रखा है। इस समीकरण निकाय को हल करते हैं। इसके लिए कौन से नियम से? क्रेमर नियम से। हम क्या करेंगे, सारणी को डेल्टा होगी उसको बनाते हैं। जो हमारे चर हैं उसके लिए 2 माइनस का 3 2 और ये प्लस का 3, इसका मान निकालने साथ के साथ। तो मान निकालने पर 3 दूनी 6, माइनस में 3 को -3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 6, कितना आ जाएगा आपका प्लस में 12। ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं। तो हमारा जो समीकरण निकाय होगा कैसा होगा, संगत होगा। हम लिख देंगे अतः समीकरण निकाय संगत होगा। डेल्टा 1 डेल्टा 2 इनकी वैल्यू निकालते हैं। तो डेल्टा 1 इक्वल टू आपका होगा पहले स्तंभ को इससे प्रतिस्थापित करेंगे कांस्टेंट 3 और 9 से। तो यहाँ पर 3 और ये 9। दूसरा स्तंभ है जैसे -3 और प्लस का 3 गुणा करते हैं, हल करेंगे इसको। 3 3 9 -9 को -3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 27, 27 में 9 जोड़ देंगे क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा और कितना आ जाएगा 36। ये भी क्या है, नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा 2 निकालते हैं। डेल्टा 2 के लिए आपके पास में आता है कि हमारे पास जो दूसरा स्तंभ होगा उसको प्रतिस्थापित करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 2 2 3 और 9। 9 को 2 से गुणा किया 18, -3 को 2 से गुणा करेंगे 6, कितना आ जाएगा प्लस का 12। ये भी क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। और हम जानते हैं कि जब समीकरण निकाय संगत होता है तो ये नॉट इक्वल टू 0 होते हैं और साथ में इसका हल कैसा होता है, अद्वितीय हल होता है। अर्थात इसका हल संभव है। हल संभव है इसलिए हम इसका हल निकालेंगे। तो हल निकालते हैं। हल के लिए हम जानते हैं x बराबर होता है आपका डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। डेल्टा 1 कितना है 36 और डेल्टा का मान कितना है आपका 12। तो x बराबर कितना आ गया 12 36, x का मान आ गया। इसी प्रकार y का मान निकालेंगे। y होता है आपका डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। डेल्टा 2 का मान 12 है और डेल्टा का मान कितना है 12। तो यहाँ से कितना रहेगा अपने पास y का मान प्लस का 1। तो x और y का मान आ गया। ये हमारे इसके हल हैं, अद्वितीय हल है। क्लियर है। इसके अलावा इसके जो सेकंड है आपका वो आप खुद करेंगे। और इसी प्रकार जो आपका एग्जांपल नंबर 11 है उसको भी आप लोग खुद स्वयं करेंगे। इसको देखिए, इसमें एग्जांपल नंबर 11 में आपको दिया हुआ है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय असंगत है। असंगत है, हमें सिद्ध करना है। असंगत कब होगा, जब डेल्टा का मान 0 के बराबर आता है। अगर 0 के बराबर नहीं है तो क्या रहेगा, संगत। लेकिन 0 के बराबर आ जाएगा तो क्या जाएगा, वो असंगत। तो डेल्टा का मान निकालेंगे आप क्रेमर नियम से। उसके बाद में इसका हल संभव नहीं है। हल संभव नहीं होगा, कब नहीं होगा, जब इसका कोई हल नहीं होता। कोई हल कब नहीं होता है, जब हमारे पास डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तीनों क्या होते हैं 0 के बराबर नहीं होते। तो हमारे पास यहाँ से हम आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 12 हमारा है निम्नलिखित समीकरण निकाय का क्रेमर नियम से हल कीजिए। तो हमारे पास यहाँ पर 3 समीकरण दिए हुए हैं।
समीकरण है आपके x प्लस y प्लस z बराबर में 9, 2x प्लस 5y प्लस 7z बराबर 52 और 2x प्लस y माइनस z बराबर में 0। आपने आपको 3 समीकरण दे रखे हैं, इनके लिए आपको क्रेमर नियम से हल करना है। यहाँ पर लिखेंगे क्रेमर नियम से, और क्रेमर नियम से सबसे पहले हम डेल्टा का मान निकालेंगे सारणिक का। सारणिक क्या होगी हमारी, जो हमारे x y z है इनके गुणांकों का मान 1 1 और 1, नीचे आ जाएगा 2 5 7 2 1 और माइनस का 1। ठीक है, डेल्टा वन निकालते हैं। डेल्टा वन आपका होगा, चलिए पहले इसका डेल्टा का मान निकाल लेते हैं। तो डेल्टा का मान निकालेंगे तो आपका जो पहली पंक्ति है आगे, इसके सापेक्ष प्रसार करते हैं। 1 मल्टीप्लाई में 5 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 5, 7 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस में कितना आ जाएगा 7। बीच में माइनस लगाते हैं, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × -1 माइनस का 2 और 7 को 2 से गुणा करते हैं तो माइनस में 14 प्लस 1 × में 2 को 1 से गुणा करें तो 2 माइनस में 5 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा आपका 10। तो हमारे पास हल करते हैं इसको, डेल्टा बराबर माइनस का 12 माइनस में -2 और -2 कितना होगा माइनस के 16 प्लस माइनस के 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा प्लस का 16 और प्लस में 2 × 2 -10 कितना आएगा आपका माइनस का 8। तो डेल्टा बराबर -12 और -8 कितने हो गए माइनस के 20 प्लस 16 कितने आ जाएंगे माइनस के 4, 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब डेल्टा वन का मान निकालते हैं। तो डेल्टा वन बराबर जो पहला स्तंभ है इसका उसको प्रतिस्थापित करेंगे तो आपके पास में आता जाएगा 9 52 0 1 5 1 1 7 और माइनस का 1। डेल्टा वन का मान निकाल लेंगे। डेल्टा टू का मान निकालते हैं। डेल्टा टू के लिए जो आप दूसरा स्तंभ है उसको प्रतिस्थापित करेंगे तो 9 52 सॉरी जो पहला स्तंभ आपका है 1 2 और 2, यहाँ पर दूसरा स्तंभ प्रतिस्थापित करेंगे इससे 9 52 और 0 से। तीसरा स्तंभ आपका है 1 7 और माइनस का 1। डेल्टा थ्री की बात करते हैं तो डेल्टा थ्री में क्या होगा आपका बिल्कुल इसी प्रकार से जो तीसरा स्तंभ है उसको प्रतिस्थापित कर देते हैं। तीसरा स्तंभ हमारा 1 7 -1 है, बाकी के दोनों कॉलम ऐसे कैसे 1 2 और 2 1 5 और 1। जो तीसरा कॉलम है आपका इसमें 1 7 -1 इसको प्रतिस्थापित करते हैं तो 9 52 और 0। अब आपको यहां से क्या करना है डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री तीनों का मान निकालना है प्रसार करके। आपको x बराबर में कितना होगा डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, y बराबर होगा आपका डेल्टा टू अपॉन डेल्टा और z बराबर होगा डेल्टा थ्री अपॉन डेल्टा। इन तीनों का मान निकालने के लिए आपको इन तीनों का प्रसार करके मान निकालना है। मान को यहाँ पर रखेंगे इस फॉर्मूले में, डेल्टा वन का मान रखेंगे अपॉन में जो डेल्टा है -4 उसका मान रखते हैं तो हमारे पास x का मान आ जाएगा जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था। उसी प्रकार y और z आपको क्या करने हैं यहाँ पर सोल्व करने हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास इसका जो दूसरा सिद्धांत है रैखिक समीकरण निकाय को हल करने के लिए वो आता है आपका आव्यूह सिद्धांत। आव्यूह सिद्धांत द्वारा समीकरणों का हल। और समीकरण कैसे हमारे रैखिक समीकरण। अब देखिए आव्यूह सिद्धांत में
आपको 3 समीकरण दे रखे हैं, अगर 3 चर दे रखे होंगे, 2 चर दे रखे होंगे, 2 समीकरण दिए हुए होंगे, तो आपको उसको व्यवस्थित करना है। अब देखिए हमारे पास मान लेते हैं हमें समीकरण दिए हुए हैं a11 x plus a12 y plus a13 z is equals to b1, ठीक है। दूसरा समीकरण मान लिया a21 x plus a22 y plus a23 z is equal to b2। जो तीसरा समीकरण आपका a31 x plus a32y plus a33 z is equal to b3। ये तीन समीकरण आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो आपका जो यहाँ पर तीनों समीकरण दिए हुए हैं उसको एक समीकरण के रूप में दर्शाते हैं। किस रूप में? ax is equal to b। किसके रूप में दर्शाएंगे? ax is equal to b। b आपको क्या करेगा? जो आपका मैट्रिक्स A है ये क्या होगा? जो आपका A होगा ये क्या होगा? मैट्रिक्स होगा, x भी मैट्रिक्स है और b भी क्या आपका यहाँ पर मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स कौन से हैं? ये आपका क्या होगा? जो आपके चर हैं उनके गुणांकों का मैट्रिक्स। x क्या होगा? आपके जो चर दे रखे हैं x, y और z, इसका मैट्रिक्स। और b क्या आपका? जो आपके अचर हैं b1, b2 और b3, इनका मैट्रिक्स। तो हम इसको लिख सकते हैं, a की जो वैल्यू होगी ये a11, a12, a13 और यहाँ पर a21, a22 और a23। तीसरी पंक्ति आ जाएगी a31, a32 और a33। मल्टीप्लाई में जो x है उसको हम स्तंभ के रूप में लिखेंगे x, y और z इज इक्वल्स टू आपका जो मैट्रिक्स B होगा बिल्कुल ऐसे कैसे B1, B2 और B3। अब आप लोग चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं मैट्रिक्स को, आपको यही मिलेगा। ये समीकरण मिलते हैं तुलना करने पर कि a11 को x से मल्टीप्लाई किया प्लस a12 को y से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में a13 को मल्टीप्लाई करेंगे z से, तो हमारे पास पहली पंक्ति आ जाएगी वो किसके बराबर होगी? b1 की। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति गुणा करने पर आपके पास तीनों समीकरण आ जाते हैं। तो हमने इसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे ax = b के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हमें हल निकालना है, तो जो आपका x है x का मान निकालेंगे वो किस प्रकार से कि हम यहाँ पर जो हमारे पास ax = b है, इसको दोनों पक्षों को a इनवर्स से गुणा करने पर, और a इनवर्स से गुणा करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? a इनवर्स मल्टीप्लाई में a into x = a इनवर्स into b, और a इनवर्स into a इज इक्वल टू क्या होता है आपका? i के बराबर। और हम जानते हैं i into x किसके बराबर रहेगा? x के बराबर। तो यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे x बराबर में a इनवर्स into b। तो जो आपका मैट्रिक्स A होगा, जो ये मैट्रिक्स A है, इसका क्या निकालेंगे आप? A इनवर्स निकालेंगे। A इनवर्स निकाल के उसको मैट्रिक्स B से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? जो आपका मैट्रिक्स X है, अर्थात जो आपका X, Y और Z है वेरिएबल, इनकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। किस प्रकार से? यहाँ पर हमने मान लिया कि जो आपका X, Y और Z दिया हुआ है और इनको मल्टीप्लाई करने पर मान लेते हैं कोई कांस्टेंट D1, D2 और D3 आपको मिल जाते हैं। तो तुलना करने पर जो x होगा वो D1 के बराबर होगा, y D2 के बराबर और z किसके बराबर? D3 के बराबर आपको प्राप्त होगा। तो इसका हम एक एग्जांपल करेंगे, एक बार इसको नोट कीजिए।
तो चलिए एग्जांपल नंबर 13 देखते हैं। आवेश सिद्धांत का प्रयोग कर निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो आपको समीकरण निकाय दिया हुआ है इसमें। एग्जांपल नंबर आपका है 13। 5x - 3y बराबर में 2, x + 2y बराबर में 3। दो समीकरण आपको दिए हुए हैं। इन समीकरणों को आवेश सिद्धांत से हल करेंगे। तो सबसे पहले मैट्रिक्स A लिखते हैं। मैट्रिक्स A क्या होगा? जो हमारे चर हैं x y उनके गुणांक 5 - 3 1 और प्लस का 2। हम x की बात करें, जो आपका वेरिएबल का जो मैट्रिक्स होगा, चरों का मैट्रिक्स क्या होगा? x और y हमेशा किसके रूप में? स्तंभ के रूप में लिखना है इसको। और जो आपका कांस्टेंट का मैट्रिक्स है b, क्या हो गया? 2 और 3। क्लियर है? आगे हम देखें तो हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालना होगा? A इनवर्स निकालना है। A इनवर्स क्या होता है आपका? एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। तो इसके लिए एडजॉइंट A निकालेंगे और डिटरमिनेंट ऑफ A निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू 2 × 2 क्रम के लिए हम जानते हैं मुख्य विकर्ण के अवयवों को क्या करेंगे? आपस में प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और ये 5। और जो अन्य अवयव होते हैं उनका चिन्ह बदल देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 3 और माइनस का 1। जो माइनस का 3 है उसका चिन्ह बदलेंगे, परिवर्तित करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो जो प्लस का 1 वो कैसे हो जाएगा? माइनस का 1। और जो हमारे पास सारणी A होगा उसका जो मान होगा वो क्या आएगा? 5 दूनी 10 माइनस में 3 को -3 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3। तो 10 + 3 बराबर में कितना आ गया आपका? 13। ये क्या आपका 0 के बराबर नहीं है। इसका इनवर्स जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा? अस्तित्व में होगा। इसलिए हम A इनवर्स ज्ञात करते हैं। तो A इनवर्स बराबर हो गया आपका, जो हमारे डिटरमिनेंट ऑफ A है इसका भाग देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 1/13। और जो आपका एडजॉइंट ऑफ A है इसको उतार देते हैं 2 3 -1 और प्लस का 5। ठीक है? A इनवर्स आ गया। अब आवेश सिद्धांत क्या कहता है? फिर x बराबर क्या होगा आपका? A इनवर्स B। क्योंकि Ax बराबर क्या आपका? B था। जो हमारे पास यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है किसके रूप में है? Ax बराबर B के रूप में है। तो x बराबर आपको हो जाएगा A इनवर्स B। तो x बराबर में A इनवर्स कितना है? 1/13 2 3 -1 और 5 मल्टीप्लाई में मैट्रिक्स B क्या आपका? 2 और 3। इसको हल करते हैं। हल करने पर 2 को 2 से गुणा करेंगे, 3 को 3 से गुणा करेंगे, जोड़ दो इनको। तो x = 1/13 मल्टीप्लाई में 2 को 2 से गुणा किया 4 प्लस में 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 और 4 कितने हुए आपके? 13। -1 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2 प्लस 5 को 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 15। तो 15 में से -2 करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 13 आएगा हमारे पास। तो 1/13 है, इससे गुणा कर देंगे तो कितना मिलेगा? 1 और 1। क्योंकि 13 में 13 का भाग देना तो कितना बचता है? 1 बचता है। जो मैट्रिक्स x है उसकी वैल्यू रखते हैं x और ये y। तो तुलना करने पर x बराबर कितना हो गया? 1 और y बराबर कितना आ गया? 1। जो संगत अवयव है वो क्या हो गया? आपके बराबर हो गया। क्लियर है? तो आवेश सिद्धांत से आपका एग्जांपल हो गया है। बिल्कुल इसी प्रकार 3 × 3 क्रम का मैट्रिक्स भी करेंगे, 2 × 2 क्रम का मैट्रिक्स भी क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके जो एग्जांपल्स और जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्लास में इसके जो क्वेश्चंस होंगे उनको कंप्लीट करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस। 1 से 6 तक के क्वेश्चन आपको बताए हमने